वेलकम बैक सभी का एम्बिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपन ने मनोविज्ञान अधिगम भाग 1 की बात की थी, भाग 2 की। अब आज अगला पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों की। तो अधिगम के सिद्धांत क्या कहते हैं, उन अधिगम के सिद्धांतों की बात करें अपन तो कल अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा था, वह आपको याद रखना है। उस सिद्धांत का क्या नाम था? तो कल अपन ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पूरी बात कर ली थी और वहाँ से एक लास्ट पॉइंट छोड़ा था अपन ने कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका जो गौण नियम है, अंतिम गौण नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, वहीं से अनुबंधन शब्द की शुरुआत हुई। आज अपन अधिगम का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। कई बार कंफ्यूज करने वाला सिद्धांत यही है और यह सिद्धांत है पावलोव का सिद्धांत। अधिगम के दूसरे सिद्धांत की बात करें तो अधिगम का दूसरा सिद्धांत है पावलोव का सिद्धांत। परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न आते हैं और जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं वह इससे ही पूछे जाते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन पावलोव के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा आते हैं। पावलोव का सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है उनकी व्याख्या अपन पहले करेंगे। पावलोव का सिद्धांत है वह देने वाला व्यक्ति कौन था? तो पावलोव का सिद्धांत दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव। देखिए वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप कुछ टर्म है वो मिस कर देंगे, इसलिए इस सिद्धांत को पूरा समझ ले। इवान पेट्रोविच पावलोव ने सिद्धांत को दिया था और यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे, शरीर क्रिया विज्ञानी थे। और इन्होंने एक 1904 में एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, उस प्रयोग की अपन चर्चा करेंगे। तो इवान पेट्रोविच पावलोव जो रूस के एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे, इन्होंने 1904 में अपने प्रयोग के आधार पर एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के क्या क्या नाम हैं? तो इस सिद्धांत के नाम हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। नाम आपको याद रखने हैं, अनुकूलित अनुक्रिया। पहले उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, यहाँ अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बाद इसको बोला जाता है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, यहाँ एक दूसरा शब्द आया अनुबंधन, उसकी भी बात करेंगे अपन। प्रतिवादी अनुबंधन के बाद इसको बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, अनुकूलित अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुबंधन और संबंध प्रत्यावर्तन। ये तीनों नाम हैं वह पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। अब एक अपन थोड़ा सा बैक में चलते हैं। एक शब्द आया था संबंधन, संबंधन के बाद दूसरा शब्द आता है अनुबंधन। अब अनुबंधन क्या होता है और अनुबंधन से संबंधित कितने नाम आपको याद रखने हैं? तो पहले बात करेंगे अपन संबंधन की। तो संबंधन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक है और उस उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करता है तो वह कहलाता है संबंधन। मतलब मूल उद्दीपक के प्रति ही अगर कोई क्रिया की जाती है या अनुक्रिया की जाती है तो वो संबंधन कहलाता है। लेकिन अनुबंधन का मतलब क्या है? एक उद्दीपक है, उस उद्दीपक के प्रति कोई व्यक्ति क्रिया करता है, लेकिन उस उद्दीपक को हटा दिया जाए और उसी के समान कोई दूसरा उद्दीपक रख दिया जाए, उसके प्रति ही वैसी क्रिया करे, तब यह कहलाएगा अनुबंधन। तो संबंधन में मूल उद्दीपक की प्रति क्रिया होती है, जबकि अनुबंधन में मूल उद्दीपक से मिलते जुलते दूसरे अन्य जितने भी उद्दीपक है उनके प्रति अगर क्रिया होती है तो यह कहलाता है अनुबंधन। तो संबंधन, संबंधन का जनक कौन था? कल बता दिया था अपन ने, थॉर्नडाइक। अब अनुबंधन किसे कहते हैं तो परिभाषा हो गई, लेकिन अनुबंधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राचीन अनुबंधन जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, और एक दूसरा आता है नैमित्तिक अनुबंधन। अब प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन का मतलब क्या होता है? तो पहले स्टिमुलस है और उसके बाद रिएक्शन होती है, तो यह प्राचीन अनुबंधन कहलाता है। लेकिन व्यक्ति रिएक्शन करे और फिर स्टिमुलस प्राप्त हो तो वह नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। तो प्राचीन अनुबंधन का जनक कौन है? पावलोव।
जबकि नैमित्तिक अनुबंधन के जनक में नाम आता है स्किनर का। तो यहाँ 3 प्रश्न हैं। संबंधन का जनक कौन हो गया? थॉर्नडाइक। अनुबंधन का जनक कौन हो गया? पावलोव। प्राचीन अनुबंधन का जनक भी पावलोव है, लेकिन नैमित्तिक अनुबंधन की बात करें तो नैमित्तिक अनुबंधन का जनक स्किनर है। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं पावलोव का सिद्धांत, सीधे उसके प्रयोग पर आते हैं। पावलोव ने क्या प्रयोग किया और उसके आउटकम क्या रहे और उसके आधार पर ये अधिगम के सिद्धांत के रूप में कैसे प्रचारित हुआ। पावलोव के प्रयोग की बात करें तो पावलोव ने प्रयोग किया था वह एक कुत्ते पर किया था। इस कुत्ते के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुत्ता क्या था कौन था। एक कुत्ता है, इस कुत्ते को अगर भोजन दिया जाए तो डेफिनेटली कुत्ता भोजन देखकर अपने मुंह में लार निकालेगा। मतलब ये स्वाभाविक चीज़ है और ये भी स्वाभाविक चीज़ है। इसको देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, कुत्ते के मुंह में लार आना, भोजन को देखा तो भोजन यहाँ पे हो गया उद्दीपक, और उद्दीपक को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी कि कुत्ते के मुंह में लार आई, वो बन गई यहाँ पे क्रिया। इसको अनुक्रिया बाद में अपन लिखेंगे कि भोजन एक उद्दीपक के रूप में प्रयुक्त हुआ और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती ही है। अब पावलोव ने क्या प्रयोग किया वो समझे। एक कुत्ते को उसने एक बेल्ट से बांध दिया और उसकी सैलिवरी ग्लैंड थी, वहाँ ऑपरेशन करके एक ट्यूब निकाल दी और वहाँ से सीधी लार है वो एक मग में इकट्ठी होती थी। उस लार की मात्रा का उसने निरीक्षण किया कि कब कब लार की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो ये स्वाभाविक स्थिति है, यह है प्रयोग से पूर्व। आप भी करेंगे तो कुत्ता ऐसे ही करेगा, प्रयोग से पूर्व भोजन और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना। तो भोजन एक उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और लार निकलना एक क्रिया है, मतलब ये रिएक्शन हो गया। अब भोजन कैसा है? स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है? तो भोजन स्वाभाविक चीज़ है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आएगी, इसलिए भोजन हो गया UCS, और क्रिया निकलती है, क्रिया जो लार निकलती है वो हो गया UCR, UCS और UCR। अब UCS और UCR अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रेस्पॉन्स या रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस प्रयोग में जहाँ भी, यहाँ समझ ले, जहाँ भी एक शब्द आए भोजन, तो भोजन को आपको इस प्रयोग में UCS ही मानना है। और एक शब्द और आएगा, अब इसने प्रयोग क्या किया वो समझे। प्रयोग किया तो इस प्रयोग में उसने एक घंटी और घंटी के साथ साथ भोजन प्रस्तुत किया और भोजन प्रस्तुत करने के बाद उसके मुंह से लार निकली। भोजन और लार, घंटी, भोजन और लार। घंटी अस्वाभाविक, ये उद्दीपक है, और भोजन भी क्या है? उद्दीपक है, और लार हमेशा क्या रहेगी? क्रिया रहेगी। लेकिन घंटी बजने से कभी कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती, इसलिए घंटी है वह अस्वाभाविक उद्दीपक है, इसलिए इसको लिखा जाता है CS। भोजन कहीं भी इस प्रयोग में शब्द आए तो भोजन को अपन को क्या मानना है? UCS, और लार निकलती है, प्रयोग के दौरान जो लार निकली वह कहीं न कहीं वापस UCR थी। तो पावलोव ने क्या किया? घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया। अब इस घंटी की बजने की क्रिया से उसका अनुबंधन भोजन के साथ हो गया और उसके मुंह से लार निकलने लगी। अब पावलोव ने क्या किया वो समझे। प्रयोग के बाद, तो प्रयोग के बाद उसने इस चीज़ को हटा दिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें रह गई। क्या रह गई? एक तो सिर्फ घंटी की आवाज़ रह गई, और घंटी की आवाज़ के बाद दूसरा रह गया लार निकलना। अब प्रयोग के बाद केवल घंटी बजाना और लार निकलना। तो घंटी बजने पर भी कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी, और यही UCR है वो किस में चेंज हो गया? CR में चेंज हो गया। तो कि पूरा प्रयोग है उसको अपन डायग्रामेटिक वापस समझते हैं। यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ, एक भोजन है और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती ही है। इस डायग्राम को पूरा समझें। भोजन क्या है? UCS, और उस समय कुत्ते के मुंह से लार निकलना क्या है? UCR।
अब पावलोव ने प्रयोग के चरण में क्या किया, एक घंटी भी साथ में लगा दी और घंटी बजने के बाद उसने भोजन दिया। घंटी और भोजन ये दोनों ही उद्दीपक है, और तब भी कुत्ते के मुंह में लार निकली। यह लार निकली वह क्या थी, ये लार भी आपको याद रखनी, यह लार निकली वह UCR ही है। भोजन जहाँ भी आए वहाँ पे आपको UCS ही लिखना है, और घंटी है वो क्या हो गया, CS हो गया। अब प्रयोग के तीसरे चरण में पावलोव ने भोजन हटा दिया, घंटी बजी, और घंटी बजने से कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न होगी। तो घंटी क्या है, CS ही रहेगी। अब लार है वह एक टर्म यहाँ पे ही चेंज होगी, ये हो जाएगा CR, और इसी CR को बोलते हैं अनुबंधित क्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित क्रिया कहते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है, तो पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है, UCS है। पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या है, तो जहाँ भी घंटी शब्द आएगा पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या है, CS है। अब पावलोव के प्रयोग में लार क्या है, तो लार है वो दो जगह तो एक ही चीज़ है। प्रयोग से पूर्व लार क्या है, UCR है। प्रयोग के दौरान लार क्या है, UCR है। लेकिन अनुबंधन के बाद लार निकलना क्या कहलाएगा, CR कहलाएगा। तो एक ही चीज़ चेंज करनी है आपको कि जब प्रयोग हो गया उसके बाद जो भी ये लार निकली उसको UCR से किस में चेंज कर दिया, CR, और इसी CR को बोलते हैं अनुबंधित क्रिया। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। तीनों चीज़ें क्या क्या है वो समझ लें। प्रयोग में भोजन क्या है, तो प्रयोग में भोजन क्या है, UCS। प्रयोग में जहाँ भी घंटी आए, घंटी क्या है, CS है। और प्रयोग में लार आए तो लार के दो है उदाहरण, एक तो UCR भी है और एक CR भी है। तो दो जगह UCR प्रयोग से पूर्व और प्रयोग के दौरान, और प्रयोग के बाद लार क्या बन जाएगी, CR बन जाएगी। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस प्रयोग को करते 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 घंटी बजाना, और घंटी बजाने के बाद लार उत्पन्न होना, ठीक है। अब यहाँ पे घंटी बजाने के बाद उसने दिया क्या, भोजन। अब यहाँ घंटी बजाने के बाद उसने भोजन दिया, तो कोई न कोई एक समय कारक रहा होगा कि उसने घंटी बजाने के बाद कितने समय बाद इसको भोजन दिया। तो यहाँ पूछा गया, पावलोव ने खुद कहा था, उसकी थीसिस में लिखा हुआ है 500 मिलीसेकेंड, 500 मिलीसेकेंड, और इसको बोला है 0.5 सेकेंड। वंदना जादौन की किताब में 5 सेकेंड लिखा हुआ है, लेकिन ये 5 सेकेंड है वह गलत है। भोजन और घंटी के बीच का समय अंतराल कितना था, 0.5 सेकेंड। यही इम्पोर्टेंट है कि CS को प्रस्तुत करना और UCS को प्रस्तुत करने के बीच समय का अंतराल कितना रखा पावलोव ने, 0.5 सेकेंड, जिसको बोला जाता है 500 मिली सेकेंड। अब इस पूरे प्रयोग को देखें तो पूरे प्रयोग से आप क्या समझेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला तो है अनुबंधन की शर्तें, कि एक कुत्ते ने घंटी बजने की आवाज़ से ही लार निकालना क्यों शुरू कर दिया, तो उसके लिए कुछ अनुबंधन की शर्तें हैं। इसके बिना कभी अनुबंधन हो ही नहीं सकता। इसकी शर्तें 4 है, ये चारों शर्तें आपको याद रखनी है। अब देखें, घंटी पहले बजाई या भोजन पहले दिया, तो पावलोव ने घंटी पहले बजाई फिर भोजन दिया। मतलब पहले घंटी बजाई मतलब क्या है, यह घंटी बजना क्या होता है, घंटी क्या है यहाँ पे वो आपको याद रखना है, CS, और भोजन क्या है, UCS। तो पहले क्या दिया जाना चाहिए, CS दिया जाना चाहिए या UCS दिया जाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अनुबंधनकर्ता के सामने CS प्रकट होगा और उसी के बाद क्या दिया जाना चाहिए, UCS। तो क्रम, जितने भी उद्दीपक है अनुबंधन के लिए उद्दीपकों का क्रम क्या रहेगा, तो उद्दीपक में CS पहले प्रस्तुत करना है और UCS बाद में प्रस्तुत करना है। ये प्रश्न पूछा गया है, क्रम क्या रहेगा, CS पहले होगा, UCS पहले, मतलब घंटी पहले बजानी है
और घंटी बजाने के बाद ही भोजन देना। इसको उल्टा कर दे, पहले भोजन दे फिर घंटी बजाए, भोजन दे घंटी बजाए, तो फिर कुत्ते को घंटी की आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको भोजन मिल गया तो घंटी की आवाज़ से उसका संबंध होगा ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों में ताकतवर कौन सा होना चाहिए? घंटी की आवाज़ ताकतवर होनी चाहिए या फिर भोजन ताकतवर होना चाहिए? तो अब देखें, यूसीएस और सीएस, आपने कुत्ते के सामने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद उसको एक सूखी रोटी दे दी या फिर थोड़ा सा खाना दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा खाना, तो डेफिनेटली उस खाने से वह संतुष्ट नहीं होगा। घंटी बजने के बाद उसे प्रबल यूसीएस दिया जाए तभी अनुबंधन होता है। तो यहाँ पे यूसीएस और सीएस, यूसीएस और सीएस दोनों में प्रभावशाली कौन सा होना चाहिए? यूसीएस प्रभावशाली होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्रमानुसार पहले क्या आएगा? सीएस, लेकिन यूसीएस और सीए में प्रभावशाली कौन सा होना चाहिए? यूसीएस होना चाहिए। तो पहले सीएस फिर यूसीएस। एक टर्म और आती है कि जब सीएस और यूसीएस दोनों एक ही समय पर प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यह किस प्रकार का अनुबंधन कहलाएगा? यह पूछा गया है। जब सीएस और यूसीएस एक ही समय पर प्रस्तुत किए जाएं तो इस अनुबंधन को बोला जाता है सहकालिक अनुबंधन। ये इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों के बीच में समय अंतराल नहीं रहे तो यह दोनों एक साथ प्रस्तुत कर दे तो यह सहकालिक अनुबंधन कहलाता है। ये सी टेट में पूछा गया है। पावलोव के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पावलोव के सिद्धांत के सारे अप्लाइड क्वेश्चन समझेंगे। फिर समझ लें, सीएस पहले आएगा, यूसीएस बाद में आएगा, लेकिन प्रभावशाली यूसीएस होगा। भोजन अच्छा होना चाहिए, घंटी की आवाज़ भले कैसी भी हो चलेगा। अगर दोनों ही उद्दीपक यूसीएस और सीएस दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाएं तो इस प्रकार के अनुबंधन को पावलोव ने क्या नाम दिया? सहकालिक अनुबंधन। अब नेक्स्ट आता है, जब ये अनुबंधन हो रहा है तो कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है, इस बाह्य अवरोध को समझे कि जब एक कुत्ता इस कुत्ते को जब पावलोव ने बांधा तो पावलोव जब इसको भोजन देने आता था तो सीढ़ियाँ चढ़ता था, तो उसके पैरों की आवाज़ भी कुत्ता सुन लेता था। अब धीरे धीरे घंटी की आवाज़ के साथ पावलोव के पैरों की आवाज़ के साथ भी उसका अनुबंधन हो गया, तो घंटी की आवाज़ का कोई भी उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर बचा ही नहीं। इसलिए पावलोव ने इस कमरे को साउंड प्रूफ बनाया। ये प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा लंबा चला था। इस कमरे को साउंड प्रूफ बना दिया ताकि कुत्ता है वह उसके पैरों की आवाज़ को सेंस ना करे। तो यहाँ इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जब अनुबंधन के लिए कोई सीएस दिया जा रहा है तो उसके साथ साथ किसी अन्य सीएस का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये प्रभाव पड़ जाता है तो प्रभाव पड़ने के बाद यह क्या कहलाएगा? तो उद्दीपक सामान्यीकरण। यह चीज़ क्या कहलाएगी? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाएगी। और इस बार के टेट में, अभी जो टेट हुआ 2019 में, ये पूछा गया था कि जब पावलोव है वह मांस के टुकड़े को प्रस्तुत करने जब कुत्ते के सामने जाता है तो पावलोव के पैरों की आवाज़ को भी कुत्ता सुनकर सतर्क हो जाता है और उसका अनुबंधन उस सीएस से हो जाता है। यह कहलाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। इसका एक प्रश्न और भी पूछा गया था, उसकी भी बात करेंगे। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? तो मान लीजिए एक स्कूल में एक शिक्षक है। इस शिक्षक का व्यवहार है बहुत खराब है किसी बालक के प्रति। अब ये बालक है उस शिक्षक के व्यवहार से बहुत कुंठित हो जाता है और इस शिक्षक से धीरे धीरे नफरत करने लगता है। मतलब वो शिक्षक है उसको अच्छा लगता ही नहीं है। अब इस शिक्षक से नफरत करने लगता है। अब इस शिक्षक से नफरत करते करते इस शिक्षक के जितने भी अन्य दोस्त शिक्षक हैं, मान लीजिए 2-3 शिक्षक है जो इसके साथ ही रहते हैं, तो यह इनसे भी नफरत करने लगे तो यह हो जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। अब ये उद्दीपक सामान्यीकरण समझ लें आप, पावलोव के प्रयोग से संबंधित ये उदाहरण भी पूछा गया है कि जब एक बालक किसी शिक्षक से उसके व्यवहार से नफरत करने लगता है, बाद में धीरे धीरे उस शिक्षक के जितने भी साथी शिक्षक हैं या उसके मित्र हैं उनसे भी उसी प्रकार नफरत करने लगता है,
तो यह क्रिया पावलोव के प्रयोग के आधार पर क्या कहलाएगी? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाएगी। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण टर्म है, वह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और टर्म क्या आएगी उसकी बात करेंगे अपन। इसके बाद दूसरा आएगा अनुबंधन की दशा अनुकूल होनी चाहिए, चौथी शर्त है। अब बात करें अनुबंधन के लिए क्या क्या नियम काम करते हैं, वो तो शर्तें थी और साथ में ये नियम की भी बात करेंगे अपन। अनुबंधन के लिए नियम क्या है? मान लीजिए पावलोव ने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद उसको भोजन दिया, घंटी बजाने के बाद भोजन दिया और कुत्ते के मुंह में लार आई। बार बार यही प्रयोग दोहराया, बार बार यही प्रयोग दोहराया, बार बार यही प्रयोग दोहराया। अब पावलोव ने क्या किया? प्रयोग के अंत में यूसीएस को गायब कर दिया। घंटी और लार, इन दोनों के बीच में, घंटी की आवाज़ और लार निकलने के बीच में एक अनुबंधन स्थापित हो गया। लेकिन बार बार घंटी बजाता जाए, घंटी बजाता जाए तो कुत्ता इतना बेवकूफ़ नहीं है, कुछ दिनों बाद समझ जाएगा कि यह भोजन तो मिल ही नहीं रहा है। तो बार बार सीएस ही उपस्थित किया जाए और यूसीएस अब उपस्थित नहीं किया जाए तो कुछ समय बाद है वह अनुबंधन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बार बार सीएस प्रदान करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है और यह अनुबंधन जैसे ही समाप्त हुआ इसको बोलते हैं विलोपन या विलोप बोलते हैं। या तो विलोपन बोलेंगे या विलोप भी बोलेंगे। दूसरा नियम आता है स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है? तो इस पावलोव ने यह प्रयोग किया कि जब बार बार सीएस देने पर अनुबंधन समाप्त हो गया, मतलब विलोप की प्रक्रिया हो गई, लेकिन उसने कुछ 6-7 महीने बाद अचानक कुत्ते के सामने घंटी बजा दी, तो घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में अपने आप लार आ गई, मतलब कहीं न कहीं उसकी स्मृति में रहा होगा। तो इसी चीज़ को बोला जाता है स्वतः पुनर्लाभ। मतलब अचानक विलोपन के बाद अचानक वही सीएस उत्पन्न करने पर अगर कुत्ते के मुंह में लार आ गई तो ये कहलाता है स्वतः पुनर्लाभ कहलाता है। इसको भी ध्यान रखें आप। अनुबंधन समाप्त होने के बाद भी अगर यकायक ऐसा हो जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए इसका उदाहरण है, आपका घर है, इस घर में यहाँ कोई एक बटन लगा हुआ था, आप रोज़ इस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाके ये बटन स्टार्ट करते हैं और अपना काम लाइट जला के काम करते हैं, यही काम बार बार करते हैं, तो कहीं न कहीं अनुबंधन स्थापित हो गया। आप बिना देखे इस बटन को दबा देंगे, लेकिन किसी कारणवश रिनोवेशन कर दिया, रिनोवेशन करने के बाद ये बटन है वो यहाँ लग गए, नंबर 1 की जगह नंबर 2 पे। अब आपका कुछ दिनों तक हाथ यहाँ जाएगा, फिर आपको याद आएगा नहीं इसको चेंज कर दिया है। अब आपकी आदत चेंज होगी इसके लिए, 2 के लिए, लेकिन साल में एक आध बार आपके दिमाग में वापस ये चीज़ आ जाएगी, आप इधर भी एक बार टच करेंगे, तो यही चीज़ कहलाती है स्वतः पुनर्लाभ। आपका परिचित है, वो भी अगर कहीं यहीं रहता हो, खाट लगा के दुनिया से चला गया, अचानक 6-7 महीनों बाद आप देखेंगे अरे कहाँ गया, ये भी एक कहलाता है स्वतः पुनर्लाभ। तो 2 चीज़ें हैं, विलोपन क्या होता है और विलोपन के बाद है स्वतः पुनर्लाभ। अब इतनी चीज़ें बताने के बाद क्या यह सिद्धांत है वो शिक्षा में उपयोगी है? पावलोव का सिद्धांत क्या शिक्षा में उपयोगी है? तो इसके शैक्षिक महत्व की बात की, किस प्रकार से यह शिक्षा में काम आता है? तो शैक्षिक महत्व और इसके उदाहरण कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें होती है। शैक्षिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले है एक बालक का अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान है वह कहीं न कहीं अनुबंधन की क्रिया पर आधारित है। किसी बालक के स्वभाव का निर्माण, स्वभाव और स्वभाव के साथ है उस बालक की आदत का निर्माण। स्वभाव और आदत का निर्माण है वह अनुबंधन के सिद्धांत पर ही होता है। दूसरा, अगली बात करें किसी बालक में अभिवृत्ति का विकास। अगर किसी बालक में अभिवृत्ति का विकास होता है तो वह भी अनुबंधन का ही सिद्धांत है। अनुशासन स्थापित करने में यह अनुबंधन का सिद्धांत ही काम करता है और भय को दूर करने में या भय के निवारण में भी यह सिद्धांत काम करता है। अनुशासन स्थापित करने में एक पूछा गया था, कहीं कहीं इसका संबंध सकारात्मक अधिगम अंतरण से ही है कि मान लीजिए एक कक्षा है, उस कक्षा में पहला पीरियड है वो किसी एक्स टीचर का है और प्रार्थना के बाद ये बच्चे इस कक्षा में बैठे हैं, टीचर के आने में थोड़ी देर है। अब इस टीचर ने एक चपरासी को बोला कि जा भाई उस कक्षा में बालक शोर कर रहे हैं, यहाँ एक डंडा रखा। अब यहाँ पे एक डंडा रखा था चपरासी, रोज़ यही क्रिया होती है, बच्चे समझ जाते हैं कि डंडा रखा मतलब ये एक्स टीचर आने वाले हैं, ये हो गया अनुबंधन। ठीक है, अब मान लीजिए इस एक्स की जगह प्रिंसिपल साहब ने बोला ये अनुपस्थित है, तो ये एक्स वालों ने बोला
वाई वालों ने कि डंडा रखा भाई, डंडा रखने पर तुरंत बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, यही टीचर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अनुशासन स्थापित करने में इसी सिद्धांत का योगदान है। इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में सबसे पहले है भाषा सीखना। एक बच्चा प्रारंभिक अवस्था में भाषा सीखने के लिए, देखो ये भाषा का विकास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। भाषा सीखने में अनुबंधन का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने इस छोटे से बच्चे को उसके पापा के सामने रोज देखकर बुलवाती है, देखो बेटा ये कौन है, पापा। अब बच्चा उसकी पापा की शक्ल को देखेगा और पापा बोलेगा, या फिर जो दादा के बारे में दादा बोलेगा, दादी बोलेगा, जो भी ये शब्द सीख रहा है वो कहीं न कहीं एक बार सुनेगा, उस आकृति को देखेगा और उस आकृति के साथ उन शब्दों का अनुबंधन कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे अब आप बड़े हो गए हैं तो आपकी मम्मी ये बोलती थोड़ी है, देख बेटा वो कौन है, फिर जाके आप पापा कहते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखना होता है वह अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपने देखा होगा खेल मदारी और बंदर। तो बंदर को जो प्रशिक्षित किया जाता है वो अनुबंधन के सिद्धांत पर ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। सर्कस के जानवर हैं, इस सर्कस के जानवर है उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए अनुबंधन का सिद्धांत ही काम करता है। आपने खेतों में बिजूका देखा होगा, वो मटकी वाला पक्षियों को भगाने के लिए। तो खेतों में बिजूका का जो प्रयोग है वह भी अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक दूसरी चीज़ है, मान लीजिए एक ये प्रेमी है और एक ये इसकी ये प्रेमिका है। अब दोनों प्रेम कर रहे जो भी है, इस प्रेमिका ने इस प्रेमी को कोई गिफ्ट दिया। अब मान लीजिए किसी कारणवश प्रेमिका रही नहीं, उसकी नहीं रही, बाकी तो रह सकती है। अब ये प्रेमी है अपनी प्रेमिका की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट से वैसा ही व्यवहार करता है जैसे अपनी प्रेमिका से करता था। तो यह सिद्धांत भी अनुबंधन के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। इसी प्रयोग को वॉटसन भी नाम आएगा, वॉटसन ने अपने 11 माह के एक बच्चे पर किया था जिसका नाम था अल्बर्ट। मतलब ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत है। वो पावलोव ने तो कुत्ते पर किया था, लेकिन किसी मानव पे करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वॉटसन। तो उद्दीपक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, उसको सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था, इंसानों पर वॉटसन ने। अब CS की बात करें, CS को क्या बोलते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक। तो अस्वाभाविक उद्दीपक को पावलोव ने 2 भागों में बांटा। एक तो होते हैं प्रवृत्त्यात्मक। CS कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रवृत्त्यात्मक होते हैं जिसको बोलते हैं एपेटेटिव बोलते हैं, और दूसरे होते हैं विमुखी CS की बात कर रहे हैं अपन। विमुखी इसको बोलते हैं एवर्सिव बोलते हैं। प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी। प्रवृत्त्यात्मक क्या होते हैं, तो ऐसे उद्दीपक जो किसी व्यक्ति में संतोष या प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, उसके प्रति संतोष या प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। पावलोव के अनुसार यह सभी उद्दीपक या CS है वह प्रवृत्त्यात्मक CS कहलाते हैं। और दूसरा है विमुखी उद्दीपक। यह हमेशा दुखदायी होते हैं, इरिटेट करते हैं, ये दुखदायी या फिर कह सकते हैं अपन क्षतिकारक होते हैं। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, किसी गाइड में इसके बारे में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो होते हैं प्रवृत्त्यात्मक और दूसरे होते हैं विमुखी। इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं। हाँ, यह कौन कौन से हैं, तो एक तो है खाना पीना या फिर आएगा आपका दुलारना। खाना पीना और दुलारना। अब बात करें अपन विमुखी उद्दीपक की, तो शोर, बहुत तेज ध्वनि है तो आप इरिटेट हो जाएंगे। अचानक आपने कोई कड़वी चीज़ खा ली, यानी कि कड़वा स्वाद है, वह भी आपको इरिटेट करेगा। आपको शॉक लग गया, विद्युत झटका, ये भी आपके लिए विमुखी उद्दीपक है। या फिर आपको कोई सुई लगा रहा है, पीड़ादायी सुई, तो डेफिनेटली यह भी आपके लिए विमुखी उद्दीपक या विमुखी CS का काम करेगा। ये किसी गाइड में नहीं मिलेगा आपको, लगभग ये NCERT की बुक में ही मिलेगा। तो इतनी चीज़ों के बाद पावलोव ने अपने प्रयोग के बारे में पूरा वर्णन किया।
अब पावलोव के प्रयोग से के बाद अपन बात करें, तीसरा आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला सिद्धांत अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अन्य नाम की बात करें और किसने दिया, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन देने वाले व्यक्ति थे B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया था। और इसी के दूसरे नाम में अपन कह सकते हैं प्राचीन अनुबंधन पावलोव ने दिया, और ये अनुबंधन नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। अपन ने पहले पढ़ा था कि नैमित्तिक अनुबंधन का जनक कौन है, अनुबंधन का जनक पावलोव है, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन का जनक कौन है, B.F. स्किनर है। इस सिद्धांत का अन्य नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अलावा साधनात्मक अनुबंधन। इसको बोला जाता है साधनात्मक अनुबंधन। साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, और कभी कभी इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है। रिक्त प्राणी उपागम इस नाम से भी जाना जाता है। और इस स्किनर ने जो प्रयोग किए थे पहले चूहे पे किए थे, फिर कबूतर पे अपने प्रयोग किए थे, और यह सिद्धांत जो दिया था वो 1954 में दिया था। ये ज़रूर याद रखिए, 1954 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ब्यूअर्स फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था। प्रयोग क्या था, तो एक चूहा है, इस चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स। बिल्कुल वैसा ही सिद्धांत है जैसा थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा पहले ही टांग दिया था, मतलब उद्दीपक उपस्थित था। स्किनर के प्रयोग में सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें उद्दीपक अनुपस्थित था, यानी कि उद्दीपक अनुपस्थित है, इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं है। अब इस चूहे को एक पिंजरे में यहाँ बंद कर दिया, ये चूहा मान लीजिए। अब इस चूहे को भूख लगी तो इस पिंजरे में उसने इधर 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 उधर इधर उधर इधर उधर दौड़ना शुरू किया, और अचानक उसका पैर है वो इस लीवर पे गिरा और अंदर खाना आके गिरा। यानी कि पहले उसने क्या की, क्रिया की, आर रिएक्शन किया, रेस्पॉन्स दिया, और उसके बाद उसे अचानक किसकी प्राप्ति हुई, स्टिमुलस की। तो यहाँ जाके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत था SR थ्योरी, इस SR थ्योरी को RS थ्योरी में बदलने का श्रेय किसको है, स्किनर को है। तो RS थ्योरी का जन्मदाता भी कौन हुआ, स्किनर। स्किनर का सिद्धांत ये कहता है कि उद्दीपक अनुपस्थित है, यहाँ पे आप पहले क्रिया कीजिए, क्रिया महत्वपूर्ण है, आप क्रिया करेंगे उसके अनुसार ही आपको उद्दीपक की प्राप्ति होगी। अब चूहे ने बार बार इस लीवर को दबाया, बार बार लीवर दबाया, खाना मिलता गया, खाना मिलता गया, खाना मिलता गया। अब इस लीवर के प्रति उसका अनुबंधन हो गया, और यही लीवर के प्रति अनुबंधन हो गया, इसीलिए इसका नाम है साधनात्मक अनुबंधन। अब इस स्किनर ने इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाले, वो समझें कि कोई व्यक्ति है, उसको पहले अनुक्रिया करवाइए, और अनुक्रिया करने पर अगर उसको अचानक उद्दीपक मिल जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा संतोष की प्राप्ति होगी। अचानक उद्दीपक मिल जाए, अब ये उद्दीपक 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वह सकारात्मक या फिर वह हो सकता है नकारात्मक। मतलब उद्दीपक जो उसको मिला उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वह प्रभावी होना चाहिए, तभी अनुबंधन होगा। जैसे कि मान लो चूहे ने लीवर दबाया तो उसे खाना मिला, तो खाना उसके लिए प्रभावी है, लेकिन वहीं पे उसको जोर का करंट का झटका लगता तो वो दूसरी बार लीवर नहीं दबाता। तो यहाँ पे मिलने वाला जो उद्दीपक है वह उद्दीपक प्रभावी होना चाहिए, और यही उद्दीपक है वह पुनर्बलन का काम करता है, रीइंफोर्समेंट। इसलिए सबसे पहले पुनर्बलन का शब्द अपने इसी सिद्धांत में आता है। अक्सर जितने भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पुनर्बलन में स्किनर का नाम आएगा या फिर हल का नाम आएगा, तो पुनर्बलन का सिद्धांत तो हल ने दिया, लेकिन पुनर्बलन की अपने प्रयोग में महत्ता साबित करने वाला व्यक्ति कौन था, स्किनर था। दोनों का पुनर्बलन है वो बहुत अलग अलग है, जब हल का सिद्धांत पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। यहाँ पे स्किनर का पुनर्बलन है वो क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी आप समझेंगे
यहाँ पे किसी क्रिया को बढ़ावा देना है, अगर सकारात्मक अगर उसको उद्दीपक मिलता है तो वो पुनर्बलन का काम करेगा, और यही पुनर्बलन है वो उस क्रिया का बार बार दोहरान करवाएगा, और दोहरान करने से अधिगम क्या होता है, तीव्र होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कार्य को दोहरान को रोकना है, किसी कार्य की पुनरावृत्ति को रोकना है, तो उसके लिए स्किनर ने कहा कि उसको हमेशा कौन सा उद्दीपक मिलना चाहिए, नकारात्मक उद्दीपक मिलना चाहिए। जैसे कि आप किसी बालक की प्रशंसा कर दो, तो प्रशंसा कर दो तो वह उसके लिए सकारात्मक उद्दीपक हो जाएगा, लेकिन उसको पनिशमेंट दे दो, दंड दे दो, तो वह उस कार्य को पुनरावृत्ति नहीं करेगा और वह नकारात्मक उद्दीपक हो जाएगा। तो यहाँ पे स्किनर ने क्या कहा, उसको समझने की ज़रूरत है कि बालक के व्यवहार को दोहराना या उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के आउटकम क्या है, तो सबसे पहले पुनर्बलन की व्याख्या, सबसे पहले पुनर्बलन की व्याख्या कौन से सिद्धांत में हुई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में। यहाँ पे इस सिद्धांत के माध्यम से एक छात्र है, उसमें जितनी भी अवांछित क्रियाएं हैं, इन अवांछित क्रियाओं को बदला जा सकता है, किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, और पुनर्बलन यहाँ नकारात्मक होता है। यह सिद्धांत मानसिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए, और स्किनर का सिद्धांत है वो मानसिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत हमेशा छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन छोटे बच्चों के लिए सिद्धांत बहुत उपयोगी है, और इसी छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। और ये अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, तो छोटे छोटे पदों में सीखना। और अभिक्रमित अनुदेशन दो मूल धारणाओं पर काम करता है। एक तो सक्रियता, ये प्रश्न पूछा गया, अभिक्रमित अनुदेशन किस पर निर्भर करता है, एक तो सक्रियता बालक की और अध्यापक द्वारा दिए गए पुनर्बलन के ऊपर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो अभिक्रमित अनुदेशन बना वह अभिक्रमित अनुदेशन बालक की सक्रियता और अध्यापक के द्वारा दिए जाने वाले पुनर्बलन पर काम करता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है वह किस अधिगम सिद्धांत से निकला, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, या साधनात्मक अनुबंधन से, या नैमित्तिक अनुबंधन से कह सकते हैं अपन। अपना पूरा प्रयोग करने के बाद स्किनर ने मानव के जितने भी व्यवहार है उनको दो भागों में बांटा, और उन दोनों ही भागों को अलग अलग नाम दिए। सबसे पहला व्यवहार कहलाते हैं प्रसूत व्यवहार। प्रसूत व्यवहार क्या होते हैं उसकी भी व्याख्या कर देते हैं। प्रसूत व्यवहार का मतलब है ऐसे व्यवहार जो बिना उद्दीपक होते हैं, बिना किसी उद्दीपक के आप कोई कार्य कर रहे हैं तो बिना प्रसूत व्यवहार कहलाएंगे। जैसे हाथ पैर यूं ही हिलाते रहना, ये जो चीज़ें हैं जो बार बार व्यक्ति करता रहता है और उसे पता भी नहीं रहता, ये प्रसूत व्यवहार कहलाते हैं। और दूसरा है अनुक्रिया व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार हमेशा उद्दीपक पर आधारित होते हैं, मतलब उद्दीपक हुआ तभी व्यवहार करेगा। और इस अनुक्रिया व्यवहार को कहते हैं उद्दीपक की उपस्थिति में होने वाले। यहाँ उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक है, तो उद्दीपक की उपस्थिति में होने वाले जितने भी व्यवहार है वह अनुक्रिया व्यवहार कहलाते हैं। और इन दोनों को उसने एक विशेष टर्म यूज़ की थी। जो प्रसूत व्यवहार है उनको नाम दिया था एमिटिड, मतलब बिना उद्दीपक के जो व्यवहार होते हैं वो एमिटिड कहलाते हैं, और जो व्यवहार अनुक्रिया व्यवहार होते हैं उनको नाम दिया था एलिसिटिड। जैसे कि पिन चुभी आपने, पिन चुभने पर अपना हाथ वापस हटा लिया, गर्म वस्तु को छूने पर वापस हाथ हटा लेना, आंखों में तेज प्रकाश गिरने पर आपकी आंखें बंद हो जाना। तो ये जो सुई है या फिर गर्म वस्तु या प्रकाश है वो कहीं कहीं उद्दीपक है और उसके प्रति आप बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो एलिसिटिड और एमिटिड, ये दोनों प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन था, स्किनर था। अब स्किनर का सिद्धांत है वह किसके लिए उपयोगी है वो अपन ने बात कर ली। अब यहाँ पे स्किनर के सिद्धांत के बाद कल अपन जो अगला सिद्धांत पढ़ेंगे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर समझ लें आज के जितने भी सिद्धांत थे, पुनर्बलन, ये सारी चीज़ें आपके दोहरान के लिए कहीं न कहीं काम आएंगी। अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था, कौन से सिद्धांतों से किया था, इन सब को, इस वीडियो को आप पूरा देखें,
कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।